बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जहाँ भी माइंड गेम्स और डार्क साइकोलॉजी के बारे में बात होती है वहाँ ख़ास तौर पर एक किस्म के लोगों का जिक्र होता है जो माइंड गेम्स खेलते हैं, जिन्हें नरगिसियत पसंद लोग या नार्सिसिस्टिक कहते हैं। नरगिसियत पसंद वो लोग हैं जो अपनी ज़ात को हर चीज़ और हर एक से ज़्यादा अहम समझते हैं। ये लोग अपने फ़ायदे और ताकत के लिए दूसरों को जज्बाती, नफ्सियाती और ज़हनी तौर पर काबू करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के दिमागी खेल इंतहाई ख़तरनाक होते हैं और ये दूसरे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मुतासर करते हैं, और अक्सर मुतासरा शख्स को ये भी मालूम नहीं होता कि इनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। इन गेम्स का मकसद हमेशा सिर्फ एक होता है कि ये लोग अपनी नरगिसियत पसंद अपना गलबा बरकरार रखना चाहते हैं और दूसरों को इस हद तक काबू करना चाहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर इन पर इन्हिसार करने लगें। इनका मतलब है कि इंसान को इन लोगों पर इन्हिसार करना चाहिए। इस वीडियो में मैं नरगिसियत पसंद अफराद के ज़हनी खेल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इनके नफ्सियाती असरात को बयान करूँगी, तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके अमली तजावीज़ भी बयान करूँगी। मैं इन पर रोशनी डालूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए सब्सक्राइब करके, और अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगें तो इस वीडियो को लाइक्स और शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। ये मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो आइए अब आप आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नरगिसियत यानी नार्सिसिस्टिक जैसी शख्सियत के हामिल अफराद में कंट्रोल की ख्वाहिश क्यों होती है, इनका रवैया ऐसा क्यों है। दर हकीकत नरगिसियत पसंद शख्सियत की बुनियादी वजह वो अदम तफ़्फ़ुज़ है जो इनके अंदर है, यानी गैर महफूज़ी का एहसास जो इनके अंदर है। ये लोग बाहर से बहुत पुरएतमाद और मजबूत नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में ये अपने आप को अंदर से नाकाफ़ी समझते हैं। इनके रवैये का बुनियादी मकसद ख़ुद अपने एहसास से अदम तफ़्फ़ुज़ को छिपाना है। इसके लिए वो दूसरे लोगों को दबाने और काबू करने के तरीके अपनाते हैं। ये लोग हमेशा तारीफ़ और तवज्जो के मोहताज रहते हैं। अगर इन्हें लगता है कि इनकी अहमियत कहीं कम हो रही है या इन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, या अगर कोई इस पर तनकीद की जा रही है, तो फौरी तौर पर दूसरे शख्स को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मेंटल गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इनके लिए ये खेल अपने जज्बात के इज़हार का ज़रिया है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी का बॉस अपने मुलाजमीन को मुसलसल ये एहसास करवाता है कि वो इसके बगैर कुछ नहीं है और ना ही वो इसके बगैर कुछ कर सकते हैं, ताकि वो हमेशा इस बॉस की खुशनुदी के लिए काम करें और इस तरह वो अपनी कारकर्दगी को कंट्रोल करके अपनी अहमियत बरकरार रख सके। नरगिसियत या नार्सिसिस्ट का ये रवैया इनके करीबी रिश्तेदारों में भी हमें नज़र आता है, जैसा कि शोहर बीवी, वालिदैन, बच्चों या दोस्तों के दरमियान ये लोग हमेशा अपनी बात को अहमियत देते हैं और दूसरों की राय या जज्बात को नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम बात करें कि नरगिसियत पसंद लोगों के हथियार क्या क्या हैं, या इनके औजार क्या हैं, या इनकी टेक्निक क्या है, तो इनमें से इनके पास पहला हथियार गैस लाइटिंग है। गैस लाइटिंग क्या है? दूसरों की हकीकत का मजाक उड़ाने का एक हथियार है। गैस लाइटिंग की रोशनी एक बॉस की सबसे मोहलक तरीन हथियारों में से एक हथियार है। इस टेक्निक के अंदर नरगिसियत पसंद क्या करता है, वो किसी शख्स की हकीकत को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। वो आपके जज्बात और आपकी यादाश्त को इस हद तक चैलेंज करते हैं कि आपको अपनी जहानत और यादाश्त पर शक होने लगता है। गैस लाइटिंग की ये टेक्निक आमतौर पर धीरे धीरे इस्तेमाल की जाती है ताकि आपको लगे कि आपके ख्यालात और यादाश्त नाकाबिल एतमाद हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ गैस लाइटिंग आपका अपना एतमाद ख़त्म कर देती है और आप नरगिसियत पसंद लोगों की बातों पर यकीन करने लगते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर नुसरत एक औरत थी जो हमेशा अपनी यादाश्त पर भरोसा करती थी, लेकिन इसके शौहर हमज़ा ने आहिस्ता आहिस्ता गैस लाइटिंग की रोशनी के ज़रिए इसे यकीन दिलाया कि वो हमेशा चीज़ों को गलत समझती है। जब नुसरत ने शिकायत की कि हमज़ा इसके साथ वक्त नहीं गुजारता, तो हमज़ा ने इत्तफाक से जवाब दिया कि मैंने कल सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारा, आप हमेशा सिर्फ वही याद रखती हैं जो आपके हक़ में हो। ऐसी बातें सुनकर नुसरत को अपने आप पर शक होने लगा और फिर बिलाखिर इसने आवाज़ उठाना ही छोड़ दी।
तो ये गैस लाइटिंग का सबसे ख़तरनाक पहलू है कि आपको अपनी हकीकत से दूर ले जाता है और आप मुकम्मल तौर पर नार्सिसिस्टिक के पे अंसार करना शुरू कर देते हैं, यानी नार्सिसिस्टिक लाइक पर्सन। इसके बाद इनका अगला कदम क्या है? नंबर 2, दूसरों के साथ खामोशी से पेश आने को हम खामोशी सलूक या खामोशी की सज़ा कहते हैं या साइलेंस ट्रीटमेंट कहते हैं। सज़ा की एक शक्ल के तौर पर जज्बाती इश्तियाल का इज़हार करना, ये खामोशी सलूक या खामोशी की सज़ा नरगिसियत पसंद लोगों के लिए एक ताकतवर हथियार बन जाती है। वो इससे हथियार का इस्तेमाल इस वक्त करते हैं जब नरगिसियत को ये महसूस होता है कि इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है या वो किसी एक तनाज़े के अंदर कुछ कशीदगी से ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे बात करना छोड़ देते हैं और आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। खामोशी की ये सज़ा सिर्फ गुफ्तगू को नहीं रोकती, बल्कि ये एक किस्म की जज्बाती सज़ा जो आपको ज़हनी तौर पर बेहिस कर देती है और आप सोचने लगते हैं कि शायद आपसे वाकई कोई बड़ी गलती हो गई है और आप खुद को दुरुस्त करने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक मुर्तज़ा की बहन का, मैंने इसके रवैये पर इतराज़ किया, लेकिन मुर्तज़ा ने बताया कि मैंने इसके रवैये पर इतराज़ किया, लेकिन इसकी बहन जो कि कई दिनों तक इससे बात नहीं कर रही थी और दानिश को लगने लगा कि वो अपने कहे हुए अल्फाज से अपना रिश्ता ख़राब कर रहा है, तो वो फिर क्या कर रहा था कि इसने माफ़ी मांगने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि वो बिल्कुल ठीक था। लिहाजा खामोशी की ये सज़ा नरगिसियत पसंद और नार्सिसिस्टिक पसंद शख्स को नफसियाती फ़ायदा देती है और मुतासरा फ़र्द को मुसलसल एहसास जुर्म में मुबतला कर देती है। इसके अलावा इनके पास एक और हथियार है, किसी को मोहब्बत के जाल में फंसाना और दूसरों पर तनकीद करना। नंबर 3, इसे हम जज्बाती झोल कहते हैं। लिहाजा ये नार्सिसिस्टिक लोगों की जो सबसे ख़तरनाक और मुस्सर और ख़तरनाक भी है, इसे लव बॉम्बिंग भी कहते हैं। शुरू में वो आपको बहुत प्यार और तवज्जो देते हैं, जिसे हम मोहब्बत की बमबारी लव बॉम्बिंग भी कहते हैं। वो आपको महसूस करते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी के सबसे ख़ास शख्स हैं। वो आपको इस कदर ये एहसास दिलाते हैं, लेकिन जैसे ही आप जज्बाती तौर पर इन पर तवज्जो मरकूज़ करना शुरू कर देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। वो आप पर तनकीद करने लगते हैं। ये जज्बाती जो लव बॉम्बिंग, जो कभी प्यार करता है और कभी तनकीद करता है, आपको उलझा सकता है। वो आपको वही प्यार देता है और आप हर वक्त कोशिश करते हैं कि वही प्यार वापस हासिल करें जो इसने आपको शुरू में दिया था। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल के तौर पर एक मारिया और एक उस्मान दोस्त हैं, आपको उस्मान और मारिया की मिसाल दूंगी। उस्मान इनके रवैये रिश्ते के इब्तदाई दिनों में मारिया से रोज़ाना शास्तगी करता था और इसे बताता था कि हर किसी को इस जैसी लड़की नहीं मिलती। लेकिन जब मारिया ने उस्मान पर भरोसा करना शुरू किया तो वो कहने लगा कि तुम में खुद एतमाद की कमी है और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त करूं। तो मारिया ने क्या कहा, इसने उस्मान के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बदलने की कोशिश शुरू कर दी ताकि वो इसकी मोहब्बत वापस जीत सके, लेकिन आखिरकार उस्मान इससे कभी भी मुतमईन नहीं हुआ। इसके बाद हम अगले हथियार नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। वो एक मुसल्लस बनाना, तकोन बनाना। इस ऐसे अंदाज से क्या कहते हैं, वो हसद या मुकाबला पैदा करने के लिए मुसल्लस में किसी दूसरे शख्स को शामिल करना शुरू कर देते हैं। ये मुसल्लस यानी तकोन बनाना नरगिसियत पसंद लोगों का एक और ख़तरनाक हरबा है। इस अमल में वो 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान इख्तलाफात पैदा करते हैं और वो इन पर अपनी बर्तरी कायम करने के लिए हसद पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर ऊपर वाली मिसाल जैसे नरगिसियत पसंद माँ अक्सर कहती है, तुम्हारा भाई हमेशा मेरी बात सुनता है और तुम हर बात पर झगड़ते हो। अपने बच्चों को एक दूसरे से हसद करने के लिए इससे दोनों बच्चों के दरमियान कशमकश और लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं और माँ हमेशा इनके दरमियान एक मरकज़ के तौर पर अपना रिश्ता बरकरार रखती है। इसके बाद एक और तकनीक आला जो नार्सिसिस्टिक पर्सन इस्तेमाल करते हैं, इसे नंबर 5 पे प्रोजेक्शन कहते हैं, यानी आपका अपना ही रवैया दूसरे के ऊपर थोपना।
जिसके ज़रिए नरगिसियत पसंद अपने रवैये या कमज़ोरियों का इल्ज़ाम दूसरे लोगों पर लगाते हैं। ये ना सिर्फ इन्हें मुजरिम ठहराए जाने से बचाता है बल्कि दूसरे शख्स को भी उलझाता है और इसे मखमसे में डाल देता है, यानी वो अपने दिमाग में इस परेशान रहने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने क्या किया। मिसाल के तौर पर ऊपर वाली मिसाल में नुसरत की मिसाल लेते हैं। नुसरत हमेशा दूसरों के ख़िलाफ़ बातें करती थी, लेकिन जब इसकी सहेली ज़ारा ने किसी के बारे में कोई मामूली बात कही तो नुसरत ने फ़ौरन कहा कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में बुरा भला बोलती हो तो तुम बहुत मुनाफिक हो। ज़ारा ने खुद को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इससे ज़ारा का वक्त ही ज़ाया हुआ, जबकि नुसरत खुद अपना रवैया छुपाने की कोशिश करने में कामयाब रही। इसके बाद इन लोगों का एक और हरबा है, नंबर 6, इसे मंडलाना कहते हैं, यानी दूसरों को पीछे खींचने का हथियार, जिसमें नरगिसियत पसंद वाले को लगता है कि वो आप पर कंट्रोल खो रहे हैं तो वो आपको अपने कंट्रोल में वापस लाने के लिए मंडलाने का हरबा इस्तेमाल करते हैं। और इसमें वो करते क्या हैं कि वो अचानक आपसे माफ़ी मांगने लगते हैं। वो इसके लिए पूछना शुरू करते हैं, वो दोबारा अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और ख़ुद को बदलने का वादा करते हैं। मिसाल के तौर पर इशरत नामी लड़की की मिसाल लेते हैं। इशरत ने अपने बॉयफ्रेंड नरगिसियत के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था, जो कि नार्सिसिस्टिक था, जो इसका दोस्त था। कुछ दिनों के बाद इसकी सहेली ने इशरत को मैसेज किया और कहा कि मुझे तुम्हें खोने का बहुत अफसोस है और मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे एहसास हो गया है कि तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो। महक इशरत ने सोचा कि इसकी दोस्त बदल गई है, लेकिन कुछ देर बाद इशरत को एहसास हुआ कि इसकी दोस्त वो बिल्कुल नहीं बदली थी और इसका जहरीला रवैया वही रहा। लिहाजा अगर हम नरगिसियत या नार्सिसिस्टिक की इन तमाम तकनीकों के ज़हनी असरात के बारे में बात करें तो हमें मालूम होगा कि नरगिसियत पसंद लोगों के दिमागी खेल आपकी ज़हनी और जज्बाती सेहत को बुरी तरह मुतासर कर सकते हैं और इनके नतीजे में सबसे पहले आप अपने आप पर शक करने लगते हैं। आप अपनी यादाश्त, अपने जज्बात, अपने ख्यालात और अपने फ़ैसलों पर मुसलसल शक करते रहते हैं। आपके अंदर एक जज्बाती थकन पैदा होती है। जज्बाती तौर पर कुछ भी आपके अंदर है वो खुश्क हो जाता है, क्योंकि इनके रवैयों से एक गैर यकीनी माहौल पैदा होता है और ये आपको महसूस करवाता है। इसके लिए आपने कैसे निकलना है इस सारे उसके मेंटल ट्रैप से, मेंटल गेम से। जब आपको ये सारे हरबे पता होंगे तो आप उनके मेंटल ट्रैप में, उनकी जो दिमागी गेम्स हैं, डार्क साइकोलॉजी गेम्स की, उससे आप निकल सकेंगे। और मज़ीद जो कोई इतने अरसे तक किसी डार्क ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सन के रिलेशन में रहा हो तो उसको ट्रॉमा हो जाता है। तो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए, उस PTSD से निकलने के लिए चाहिए कि आप किसी न किसी थेरेपिस्ट से अपनी थेरेपी लें और काउंसलिंग लें ताकि आप इस ट्रॉमा से निकल सकें। तो ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ना जाने कितने लोग ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों के ट्रैप में फंसे हुए।